तो आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज जिस स्रोत सामग्री का हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जहां एक भी गोली नहीं चली, एक बूंद खून नहीं बहा, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय रिकवरी कर ली गई। इसे आप एक तरह का एंटी हाइस्ट कह सकते हैं। चोरी हुआ पैसा पूरी तरह से शांति के साथ वापस लाया गया। और हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? 38,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 38,000 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये वो छिपा हुआ धन था जिसे बहुत ही चालाकी से हमारे सिस्टम की नज़रों से बचाकर देश के बाहर भेज दिया गया था। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। 38,000 करोड़ रुपए दुनिया के कई छोटे देशों के पूरे सालाना बजट से भी ज्यादा होता है। और ये सब पूरी तरह से रडार के नीचे चल रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना सारा छिपा हुआ पैसा आखिर वापस कैसे लाया जाए, वो भी बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई फौज भेजे। इतनी बड़ी रकम को रिकवर करना सच में लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर आधारित है कि कैसे सिर्फ कूटनीति, एकदम अचूक प्लानिंग और एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी के जरिए इस नामुमकिन से दिखने वाले एंटी हाइस्ट को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले चलिए द ब्लैक मनी पाइपलाइन को समझते हैं। आखिर ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने भारी पैमाने पर पैसा देश के बाहर गया कैसे और कहां गया। स्रोत में दी गई रिपोर्ट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखती हैं। 1991 से लेकर 2014 के बीच करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का काला धन देश से बाहर निकाला गया। और इसका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन क्या था? दुबई। अब दुबई ही क्यों? इसका सीधा सा कारण था कि दुबई में उस समय कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। इसका मतलब यह था कि वहां करोड़ों रुपए बिना किसी सवाल जवाब के बड़े आराम से रखे जा सकते थे। 5 लाख करोड़ सुनने में तो शायद ये बस एक नंबर लगे हैं ना, लेकिन इसके असर को थोड़ा असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का मतलब है पूरे देश को अगले 50 सालों तक मुफ्त बिजली दी जा सकती थी। यह सिर्फ टैक्स से बचाया हुआ पैसा नहीं था। दरअसल ये देश के विकास की वो कीमत थी जो कुछ चुनिंदा लोग अपने निजी फायदे के लिए वसूल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पैसा बिना पकड़े बॉर्डर पार कैसे करता था। खैर, इसे हवाला के इस आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को दूसरे शहर में 1,000 रुपए भेजने हैं। पहला स्टेप, वो शख्स एक लोकल एजेंट को 1,000 रुपए दे देता है। दूसरा स्टेप, वो एजेंट बस एक फोन कॉल घुमाता है। और तीसरा स्टेप, दुबई में बैठा उस एजेंट का साथी उस व्यक्ति के दोस्त को 1,000 रुपए दे देता है। मतलब पैसा कभी फिजिकली मूव हुआ ही नहीं, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं। बस इसी भरोसे और फोन कॉल्स के नेटवर्क के दम पर सालों तक करोड़ों रुपए बाहर जाते रहे। और यहीं से शुरू होता है द डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक। 2014 में चीजें बदलनी शुरू हुईं। सरकार बदलने के साथ ही रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने किया। अजीत डोभाल कोई आम डेस्क ऑफिसर नहीं थे। स्रोत बताता है कि वो एक पूर्व जासूस रह चुके थे, जिनके पास 7 साल तक अंडरकवर काम करने का तगड़ा अनुभव था। उनका दिमाग किसी डर से नहीं बल्कि खालिस रणनीतियों से चलता था। तो उनके सामने सबसे अहम चुनौती ये थी कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। दुबई में इस पैसे को ढूंढना लिटरली भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन स्रोत के मुताबिक डोभाल की टीम के एक बेहद पारखी अधिकारी में, जिन्हें यहां शर्मा जी का नाम दिया गया है, उन्होंने एक ऐसा सुराग पकड़ा जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी। और वो सुराग था दुबई लैंड डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी डेटाबेस। यही वो इकलौती तिजोरी थी जहां दुबई की हर प्रॉपर्टी का कच्चा चिट्ठा था। मालिक कौन है, प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, सब कुछ इसी एक सिस्टम में दर्ज था। लेकिन यहां एक पेंच था। कोई भी दूसरा देश अपना खुफिया डेटा आपको क्यों देगा? यहीं पर वो डिप्लोमैटिक दांव खिला गया। 2015 में प्रधानमंत्री ने यूएई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। अगर हम स्रोत के तथ्यों को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें तो ये कूटनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत थी। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इस ऐतिहासिक समझौते ने दोनों देशों के बीच वित्तीय जानकारी और टैक्स चोरी का डेटा साझा करने का कानूनी रास्ता खोल दिया। जो दरवाजा सालों से एकदम बंद पड़ा था ना, वो इस एक साइन से खुल गया। इसके बाद बारी आई असेंबलिंग द टास्क फोर्स की। समझौते के बाद यूएई के साथ चंद नामों का एक छोटा सा डेटा टेस्ट किया गया। जब वो टेस्ट सफल रहा तो टीम को पूरा यकीन हो गया कि बॉस, ये फॉर्मूला काम करेगा। और फिर इस अभूतपूर्व अभियान के लिए एक खास टास्क फोर्स बनाई गई। इस टास्क फोर्स में कौन कौन था?
रॉ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये देश की 4 सबसे ताकतवर एजेंसियां हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये चारों एजेंसियां एक साथ एक ही यूनिट की तरह काम कर रही थी। हमारे घरेलू टैक्स के डेटा को अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी के साथ इस तरह से जोड़ा गया कि बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस टास्क फोर्स का काम करने का तरीका एकदम अचूक था। जब डेटा सामने आया तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा। जरा सोचिए, एक तरफ एक व्यक्ति अपनी सालाना इनकम कागजों में सिर्फ 1 लाख रुपए बता रहा है और दूसरी तरफ दुबई में उसी व्यक्ति के नाम पर 50 करोड़ रुपए की आलीशान प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे ये डेटा खंगाला गया, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के आंकड़े सामने आने लगे। इसी तरीके का इस्तेमाल करके टीम ने 800 से ज्यादा नामों की एक पक्की लिस्ट तैयार कर ली। अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, द 72 आवर ऑपरेशन। मार्च 2018 का वो वक्त जब इस सारी प्लानिंग को एक्शन में बदलने का समय आ गया था। प्रधानमंत्री और यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच एक सीधी फोन कॉल हुई, जहां इस ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल मांगा गया। और जैसे ही यूएई से हामी मिली, 72 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये 72 घंटे की टाइमलाइन सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। पहले 24 घंटे हमारे अधिकारी अलग अलग फ्लाइट से दुबई पहुंचे ताकि किसी को शक न हो, और वहां जाकर लोकल अथॉरिटीज के साथ डेटा मैचिंग शुरू की। फिर आए दूसरे 24 घंटे जो सबसे खतरनाक थे। अचानक से यूएई में इन टारगेट्स के बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने लगे। मतलब उनका सारा पैसा पूरी तरह जाम हो गया। भयंकर पैनिक फैल गया। और फिर तीसरे 24 घंटे जब उनकी सारी पहचान, हर रसूख और हर वकील फेल हो गया, तो सेटलमेंट और सरेंडर का सिलसिला शुरू हुआ। ये घड़ियों की सुइयों के साथ भागता हुआ एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन था। इस ऑपरेशन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कितना जबरदस्त था, इसे रस्तोगी नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के उदाहरण से समझते हैं। इस शख्स के पास दुबई में 14 संपत्तियां थीं। शुरुआत में तो भारी घमंड था कि अरे वो क्या कर लेंगे, मेरा पैसा तो दुबई में है। लेकिन जब उसके अकाउंट्स फ्रीज हुए ना, तो असली सच्चाई सामने आ गई। वही रस्तोगी अपने कांपते हाथों से 2300 करोड़ रुपए के सेटलमेंट पर साइन कर रहा था। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक तगड़ी स्ट्रैटेजी के आगे बड़े से बड़ा घमंड चकनाचूर हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन लोगों का क्या जिन्होंने भागने की कोशिश की? जाहिर है हर कोई इतनी आसानी से तो हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही ये खबर फैली कि जाल बिछ चुका है, तो कुछ टारगेट्स ने देश छोड़ने का एक आखिरी हाई स्टेक्स प्लान बनाया। यहीं पर एंट्री होती है कपूर की। कपूर के पास 4100 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं। जब उसे भनक लगी कि अब शिकंजा कस रहा है, तो उसने सीधे दुबई से लंदन भागने के लिए अपना प्राइवेट जेट तैयार करवा लिया। उसका प्लान सिंपल था। अगर वो एक बार लंदन पहुंच जाता, तो वहां से उसे वापस लाना एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई बन जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी खुफिया एजेंसी रॉ की एंटिसिपेशन यानी पहले से भांप लेने की क्षमता एकदम अचूक थी। जैसे ही कपूर एयरपोर्ट पहुंचा और उसका पासपोर्ट स्कैन हुआ, मशीन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज फ्लैश हुई, ट्रैवल बैन। यूएई की एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पहले ही अलर्ट पर रखा गया था। वो बस अपने प्राइवेट जेट के पास ही खड़ा रह गया और भागने का उसका पूरा प्लान 1 सेकंड में मिट्टी में मिल गया। इस पूरे ऑपरेशन में टाइमिंग का कितना बड़ा रोल था, ये बात टास्क फोर्स के एक अधिकारी के बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उनका कहना था, अगर कपूर 6 घंटे पहले निकलता तो शायद हम उसे रोक नहीं पाते। बस 6 घंटे के इस छोटे से फासले ने यह तय कर दिया कि कपूर को भी आखिर में घुटने टेकने पड़े और अपने उन 4100 करोड़ रुपए का सेटलमेंट करने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस पूरे अभूतपूर्व ऑपरेशन के तथ्यों को देखने और समझने के बाद हमारा ये विश्लेषण एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। आज के इस दौर में जहां हथियारों और फौज की जगह डेटा और डिप्लोमेसी ने ले ली है, क्या ये विदेशी फाइनेंशियल हेवन यानी टैक्स बचाने वाले सुरक्षित ठिकाने अब सच में कभी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे? देशों के बीच जानकारी साझा करने की इस बढ़ती ताकत ने यकीनन काले धन के इस पूरे खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।